क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो अपना सारा पैसा बैंक में रखते हो यह सोचकर कि वो पैसा सेफ रहेगा और फ्यूचर में आपको फायदा पहुंचाएगा? अगर हाँ तो शायद यह गलतफहमी हो सकती है आपको, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करने के बाद यदि साल भर भी होल्ड करते हो तो बैंक मुश्किल से उन पैसे के ऊपर 3 या 4% ही रिटर्न देता है। यानी अगर आप 1000 रुपये होल्ड किए हैं तो एक साल बाद 30 से 40 रुपये मिलेंगे। बट अगर आप भारत के इन्फ्लेशन पर नजर डालो तो आज भारत का इन्फ्लेशन रेट करीब 8% तक जा चुका है। यानी हर साल आपके बैंक में रखा पैसा 4% के हिसाब से तो बढ़ रहा है, बट महंगाई वही हर साल 8% से इंक्रीज हो रही है। यानी जो चीज आज 100 की मिल रही है अगले साल 108 रुपये की मिलेगी। बट बैंक के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जहां आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करके ग्रो होता जाए? वेल, ऐसे तरीके हैं ना केवल एक दो बल्कि बहुत सारे, जहां पर बस एक बार पैसा लगाकर छोड़ दो, वो पैसा अपने आप ही ग्रो होता रहेगा। देखो, वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन इतने साल से मैंने जितने भी फाइनेंशियल बुक पढ़ी है, जितने भी नॉलेज ली है, जितने भी कामयाब लोगों को बातों को समझा है, इन सब में मुझे कुछ कॉमन एसेट मिले हैं जहाँ अमीर लोग सबसे ज्यादा अपना पैसा लगाना सही समझते हैं। डेफिनेटली यह बैंक तो बिल्कुल नहीं है। फिर कौन कौन से एसेट है आज हम यही जानने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन फुल होने वाली है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना और इसे पूरा देखने के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज होने वाला है। भारत में 3% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड इसे अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो यह नंबर बहुत ही कम है। चाइना के अंदर 13% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बाकी यूएस के अंदर सबसे ज्यादा 55% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, भारत में इतने कम इन्वेस्टर होने का बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1/3 आबादी गरीब या मिडिल क्लास से आती है और यह लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की होता है। भारत के लोग समझते हैं इन्वेस्टिंग बहुत ही मुश्किल काम है, यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना है। अगर हम यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो वो डूबेगा ही डूबेगा। और यह सिर्फ भारत के अंदर नहीं, अदर कंट्री में भी लोग इन्वेस्टिंग से डरते हैं, उनका भी लगभग यही मानना होता है। बट इस चीज पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जो लोग इन्वेस्टिंग को रिस्की समझते हैं वो यह नहीं जानते कि इन्वेस्टिंग होती कैसे है। किसी भी चीज में तब तक हमें रिस्क लगती है जब तक हमें उस चीज की अच्छे से नॉलेज नहीं हो जाती। स्टॉक मार्केट में लिटरली बहुत सारा पैसा है। लोग यहाँ हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों बना चुके हैं, बट यह पैसा तभी बना पाते हैं जब वो अपने नॉलेज को बढ़ा लेते हैं। आगे आपको कई ऐसे तरीके पता चलने वाले हैं जो आपका दिमाग खोल देंगे। बस ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। एसेट नंबर 5, यह एक ऐसा एसेट है जिसके बारे में आपने घर पे भी सुना होगा। इसका नाम है रियल एस्टेट। मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, जमीन खरीदना, दुकान या मकान किराए पर देना, यह सभी रियल एस्टेट में आती है। इंडिया में रियल एस्टेट का रिटर्न लगभग 10% का है, जो कि नो डाउट इन्फ्लेशन से बहुत ही आगे है। और इसलिए मैं रियल एस्टेट को रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट से कमाने का और कई तरीके हैं और इनमें सबसे ज्यादा फेमस तरीका है अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देना। यानी आप अपने घर को या उसका कोई रूम रेंट पर देकर अच्छी खासी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तब आपको 8 से 11% एनुअल रेंटल यील्ड भी मिल सकता है। रेंटल यील्ड यानी आपने कितने की प्रॉपर्टी खरीदी और उसका कितना % हिस्सा आप रेंट पर कमा रहे हो। यानी अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी 2 लाख की है और साल के आप लगभग 20,000 रुपए कमा रहे हो तो आपका रेंटल यील्ड 10% हुआ। एसेट नंबर 4, पिछले पॉइंट के अंदर हमने रियल एस्टेट की बात करी, जिसमें रिटर्न तो बहुत अच्छे हैं बट इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और हम में से हर किसी के पास रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको सेम बेनिफिट मिल सकता है, और वो भी उतनी इन्वेस्टमेंट पर जितनी आप करना चाहते हो। और यह काम आपको रीट्स करने का मौका देती है। रीट्स की फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली कुछ रियल एस्टेट के एक्सपर्ट की कंपनी होती है जो आप जैसे कई इन्वेस्टर से अपना इन्वेस्टमेंट उठाती है और उन सारे पैसों को ऐसे प्रॉपर्टी में लगा देती है जिन्हें लोग रेंट पर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, जैसे फ्लैट्स, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, मॉल्स या कुछ भी। बस लोगों में उस प्रॉपर्टी की डिमांड होनी चाहिए। और जब इन कंपनी को रियल एस्टेट से जो भी रेंट आता है तो उसका 90% रेंट आपके शेयर के हिसाब से एज ए डिविडेंड मिलता रहता है। एसेट नंबर 3, हमारे बीच एक और कॉमन एसेट है जिसकी वैल्यू पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की। इसकी ग्रोथ का अंदाजा आप इस स्पीड से लगा सकते
सकते हो। जहां 2010 में गोल्ड का प्राइस सिर्फ 18,500 था, वहीं 2023 आते आते 61,000 पहुंच गया और करेंट टाइम इसकी प्राइस लगभग 88,000 हो चुकी है। यानी पिछले 10-15 सालों में गोल्ड की वैल्यू 125% से बढ़ी है और यही रीजन है गोल्ड इन्वेस्टर की पहली पसंद बना हुआ है। वहीं गोल्ड को स्टेट का सिंबल भी माना जाता है। जिसके पास ज्यादा गोल्ड है वो उतना ही अमीर माना जाता है। और साल 2019 और 20 के बाद गोल्ड में एक बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है, क्योंकि कोरोना के टाइम में इसकी प्राइस बहुत ही डिस्टर्ब हुई और इसी कारण आज तक इसकी प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। अब कुछ लोग सोचेंगे फिजिकल गोल्ड में बहुत ही रिस्क होता है, अगर हमने गोल्ड खरीद भी लिया तो उसे सुरक्षित कहाँ रखेंगे।